वेलकम बैक ट्रेडर्स। ठीक है। तो अब हम जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनका मीनिंग समझेंगे कि उनका क्या मीनिंग होता है एंड किन किन को हम किस किस रेफरेंस में यूज करते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से रखिएगा एंड अपने साथ एक नोटबुक जरूर रखिए जिसमें आप अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। सो पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सो लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे लास्ट ट्रांजैक्शन हुई हो। अगर लास्ट जो बाय सेल 100 रुपए की प्राइस पर हुआ है तो LTP इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे हम यहाँ इस एग्जांपल में देख रहे हैं, इस जीरोधा के स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, जहाँ ये शेयर की प्राइस 507.75 दिखा रहा है। दिस 5075 इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इट इज द LTP। एंड प्लीज नोट डाउन कि दिस प्राइस इज नॉट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो होती है कि अगर आप एक शेयर को अभी बेचेंगे तो आपको उसकी क्या कीमत मिलेगी, तो वो प्राइस 507.75 नहीं है। जो प्राइस आपको मिलेगी अगर आप अभी बेचेंगे वो है 504.65। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेचना है तो किसी को खरीदना भी है, तो जो खरीदने वाला है वो जो मैक्सिमम बिड कर रहा है, जो हाईएस्ट बिड है, वो 504.65 की है। तो अगर अभी आप बेचेंगे तो आपको 504.65 मिलेगा एंड यही आपकी मार्केट प्राइस है। बहुत सारे लोग अपने शेयर्स मार्केट प्राइस पे बेच देते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें 507 रुपये मिलेंगे, 507.75। बट जब उन्हें 504 रुपये मिलते हैं तो उनको डिसअपॉइंटेड फील होता है कि हमें कम क्यों मिले। तो प्लीज नोट डाउन, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है इन इस वजह से बहुत सारे सेलर्स को या बहुत सारे बायर्स को बहुत लॉस होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मार्केट प्राइस पे सेल करने से पहले उसकी हाईएस्ट बिड देख लीजिए। नाउ बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं एक और बार आपको मार्केट प्राइस समझाना चाहूँगा। जैसे हमारा ये एग्जांपल था BPCL का, इसमें जो एक बायर है वो BPCL खरीदने के लिए मैक्सिमम 504.65 यानी कि ये अमाउंट पे करना चाहता है, तो इसको हम बिड प्राइस कहते हैं एंड यही हमारी मार्केट प्राइस है। बिड प्राइस इसलिए क्योंकि हाईएस्ट बिडिंग इस प्राइस की है। तो ये एक फॉर्मल टर्म है इस टॉपिक के लिए। एंड सेलर जो है, जो उसके पास शेयर है, उसको बेचने के लिए मिनिमम वो कहते हैं कम से कम 504.75 का बेचूंगा मैं ये शेयर। तो दिस इज द आस्क प्राइस। आस्क प्राइस इज द प्राइस जिसपे सेलर बेचने को रेडी है। तो दीज आर द आस्क प्राइस, दीज आर द बिड प्राइस, और जो हाईएस्ट है दैट इज द मार्केट वैल्यू। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेक्स इंडाइसेस। तो अगर हमें मार्केट कंडीशन देखनी है, हमें जानना है कि मार्केट ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है, क्या रेट चल रहा है, हमें एक मार्केट की ब्रॉड पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए हमें शेयर्स को देखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक शेयर्स को देखें एंड सबका एडिशन डिलीशन करें ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या रेट चल रहा है। तो NSE BSE ने कुछ इंडेक्सेस बनाए हैं जिनको हम इंडाइसेस भी बोलते हैं। उन्होंने टेक्निकली एंड फंडामेंटली कुछ शेयर पे एनालिसिस करके, सपोज बैंकिंग के टॉप शेयर्स निकाले हैं, ऑटोमोबाइल्स के टॉप शेयर्स निकाले हैं, मतलब एक टॉप शेयर्स का एक पूरा ग्रुप निकाला है और उनको मर्ज कर दिया है, जिससे हमें एक ब्रॉड पिक्चर दिखे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। अब जो हमारे ब्रॉड इंडाइसेस हैं वो हैं मार्केट इंडाइसेस एंड सेक्टोरियल इंडाइसेस। मार्केट इंडाइसेस में निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी 50, निफ्टी 100, 200, 500, ये बहुत सारे हैं जहाँ पे
जैसे निफ्टी 50 में सारे निफ्टी के टॉप स्टॉक्स, मतलब एनएससी पे जितने लिस्टेड हैं उसके टॉप 50 शेयर, निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो नेक्स्ट टॉप के 50 शेयर हैं। बाकी ये सेक्टोरल इंडाइसेस हैं जिसमें सेक्टर वाइज टॉप बैंक के शेयर, टॉप ऑटोमोबाइल्स के शेयर, टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, तो इस तरह के शेयर हैं। तो अगर जैसे हमें ब्रॉड पिक्चर चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इंडाइसेस को देख के ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी इंडाइसेस के इन पर्टिकुलर जानना है, www.nscindia.com खोलूं, तो यहाँ पे निफ्टी आ जाती है। यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स पे जाऊं तो ये सारे इंडेक्स आ गए एंड उनकी वैल्यूज आ गई, उनका 52 वीक्स हाई आ गया, लो आ गया, सेक्टोरियल इंडाइसेस की आ गए एंड स्ट्रैटेजी इंडाइसेस की आ गए। अब फॉर अ पर्टिकुलर डे, अगर मुझे आज के दिन में देखना है कि अगर आज निफ्टी जैसे 50 पॉइंट बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है, किस बेसिस पे बढ़ी है, कौन से शेयर्स ने कंट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए जो बेस्ट वेबसाइट है वो है niftyindices.com। मैं इस वेबसाइट को खोल के यहाँ इंडेक्स मूवर्स में जा सकता हूँ। यहाँ पे ये सब दिखा रहा है कि निफ्टी अगर 172 पॉइंट्स आज बढ़ी है तो कौन से शेयर ने कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करा। अगर हम पर शेयर लाएं तो यहाँ पर ये वैल्यू के साथ दिखाता है कि 62 रुपीज़ का मूवमेंट आया और टोटल शेयर में, एंड 25.46 पॉइंट की मूवमेंट ये शेयर इंडेक्स में लाया। तो यहाँ पे सारे शेयर्स का डेटा आ जाता है। एंड ये डेटा एनालिसिस में काफ़ी मदद करता है। जैसे ड्यूरिंग द डे हमें देखना है कि कौन से शेयर की वजह से जो निफ्टी है वो बढ़ रही है, कौन से शेयर की वजह से निफ्टी घट रही है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर किस वजह से बढ़ रहा है, कौन से शेयर में मूवमेंट आ रही है, तो वो ड्यूरिंग द डे एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करता है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। सी, जब किसी शेयर में एक्सेप्शनल मूवमेंट होती है तो हम उसे ब्रेक बोलते हैं। अब अगर वो मूवमेंट पॉजिटिव साइड पर होती है तो उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, एंड अगर नेगेटिव साइड पर होती है तो उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो अगर हम जैसे टेक्निकल टर्म्स में यूज करते हैं कि इस शेयर में ब्रेकआउट आने वाला है, तो वी मीन कि एक बहुत ही बड़ी अप मूव आने वाली है, एंड अगर हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन आने वाला है तो इसका मतलब ये है कि शेयर्स में बहुत ही नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज ऑपरेटर्स। अब दिस इज वेरी क्रूशियल। तो ऑपरेटर्स कौन होते हैं? अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार ऑपरेटर्स ने मार्केट खराब कर रखी है, मार्केट रेंज बाउंड कर रखी है, मार्केट गलत बढ़ा रहे हैं, गलत घटा रहे हैं। तो कौन होते हैं ऑपरेटर्स, क्या करते हैं? सी, मार्केट में कुछ लोग रिटेलर्स होते हैं जिन्हें क्लाइंट भी बोला जाता है, जो नॉर्मल आपके और हमारे जैसे छोटे से ट्रेडर होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है। हमसे जो काफी बड़े लोग होते हैं, अगर हम जैसे सपोज 1 लाख लगाते हैं तो वो 1,000 करोड़ रुपए लगाते हैं, एंड दे हैव द पोटेंशियल कि वो मार्केट को अपनी मनपसंद की डायरेक्शन में ले जाए। तो वो ऑपरेटर्स होते हैं। इनके पास बहुत पैसा होता है, अगर वो चाहें तो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। so, ये 2 तरह के होते हैं, FII, DII। FII माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड DII माने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये चीज जब हम ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो भी बहुत काम आएगी, बिकॉज हम एनालाइज करेंगे कि FII DII की मूवमेंट कैसे पता लगाई जाए, बिकॉज वी फर्मली बिलीव कि दीज आर द बिग प्लेयर्स। इनके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, सबसे एडवांस ट्रेडर होते हैं। तो जनरली जो ये डिसीजंस लेते हैं, जो ये एक्शंस करते हैं, वो ठीक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारी प्राइमरीली कोशिश यही रहती है कि जो ये कर रहे हैं उसी चीज को फॉलो करें, ताकि हम भी एक सही पाथ पे रहें। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, हम उसको दोबारा इस टॉपिक में लाएंगे।
नेक्स्ट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज मैं कितने पैसे रिस्क कर रहा हूं एक रिवॉर्ड जीतने के लिए। सपोज मैं 100 रुपए की शर्त लगा रहा हूं कि मुझे 200 रुपए मिलेंगे, तो मेरा रिवॉर्ड कितना है 200 रुपए, और मेरा रिस्क कितना है 100 रुपए। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ 1:2। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें हाई रखना चाहिए। एंड हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपकी ट्रेड जो है वो 4 ही तरीके से एंड होने चाहिए। एक बहुत अच्छा मुनाफा, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट्स, ब्रेक इवन कोई प्रॉफिट नहीं, या बहुत ही छोटा लॉस। एक ट्रेडर को नुकसान देता है वो चीज होती है एक भारी लॉस। तो ड्यूरिंग जो हमारा पूरा इस में एनालिसिस रहेगा उस ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम बच सकते हैं, कि एक बड़े नुकसान को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। Okay, so now we are moving ahead to our next topic. And now we are going to see the most important part of trading, that is pressure. So, first is buying pressure. Buying pressure is when the buyers are ready to purchase at any given price. जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बहुत ही हाई डिमांड पे है एंड बायर्स उसको किसी भी रेट पे परचेज करने के लिए रेडी हैं, तो देयर इज अ वेरी ह्यूज बाइंग प्रेशर। एंड सेलिंग प्रेशर इज द कंप्लीट ऑपोजिट, कि जो सेलर्स हैं दे आर वेरी नेगेटिव अबाउट द शेयर। जो सेलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं शेयर के बारे में एंड बहुत ज्यादा वो शेयर बेचना चाहते हैं चाहे कुछ भी मिल जाए। अब हमने इसे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल पे भी देखा है, जैसे मूवी टिकट्स सोल्ड इन ब्लैक। जैसे अभी एक रीसेंट केस आया था कि रजनीकांत की मूवी की टिकट्स 150 रुपए की टिकट 800 रुपए में बिकी। तो ये क्यों होता है? क्यों इसलिए होता है क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन सप्लाई उतनी नहीं होती। क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है एंड बायर्स बहुत ज्यादा हैं तो बायर्स महंगे रेट पे खरीदने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई शेयर है जिसकी डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है तो इसके रेट हमेशा बढ़ेंगे। ठीक है, हाई डिमांड लीडिंग टू हाई प्राइस। सिमिलरली सेलिंग प्रेशर, जैसे अभी आपने देखा होगा कि मारुति अपनी कार्स पे भारी डिस्काउंट लगा रही है ना। भारी डिस्काउंट क्यों लगा रही है? क्योंकि इनके कोई खरीदार नहीं है, इन कार्स को कोई परचेज नहीं कर रहा, तो वो सस्ते दामों पे भी इसे निकाल रही है। सस्ते दामों पे निकालने से दो चीजें होंगी। एक, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बजट में ये कार आएगी। तो एक तरह से ये सेलिंग प्रेशर में, सेलिंग प्रेशर से कंपनी चाह रही है कि चाहे कम रेट पे निकले ये गाड़ी निकले, और कॉरस्पॉन्डिंगली थोड़ी थोड़ी डिमांड भी बढ़ जाएगी जिससे उनका स्टॉक लिक्विडेट हो जाएगा। एक्सेस स्टॉक सप्लाई एंड लेस डिमांड लीडिंग टू लो प्राइसेस। करेक्ट। अब ये चीज हम शेयर्स में देखते हैं। अब जैसे ये रिलायंस का एक स्क्रीनशॉट है जहां पे जो डिमांड है वो 13,70,000 शेयर्स की है। 13,70,000 शेयर्स की डिमांड है, बट मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल कितने शेयर्स हैं? मार्केट में केवल 5 लाख शेयर बेचने के लिए अवेलेबल है। तो डेफिनेटली इन बायर्स को हायर कोट करना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए।
सो दिस इज बाइंग प्रेशर, जहां बायर्स जो हैं ज्यादा कोट करने को रेडी रहते हैं, इन सेलर्स अपनी मनपसंद की मुंह मांगी कीमत मांग सकते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो बायर्स में कंपटीशन ज्यादा है कि कौन इसको खरीद पाएगा, तो वो ज्यादा प्राइस कोट करने लग जाते हैं उस शेयर को खरीदने के लिए, और कॉरस्पॉन्डिंगली प्राइस इंक्रीज हो जाता है। जैसे लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं बहुत डिमांड में है इसलिए भाव बढ़ गया है, तो दिस इज बाइंग प्रेशर। नाउ द सेलिंग प्रेशर। अब इस इन्फी के शेयर में आप देखिए कि केवल 2.57 लाख शेयर्स की डिमांड है और मार्केट में बिकने के लिए 5.5 लाख शेयर्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि खरीदार कम है और बेचने वाले ज्यादा। तो अपना स्टॉक जल्दी निकालने के लिए जो बेच, सिमिलरली द नेक्स्ट इज सेलिंग प्रेशर। जैसे इस इन्फी के शेयर में 2.57 लाख शेयर्स की डिमांड है एंड बेचने के लिए मार्केट में 5.5 लाख शेयर्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब 5.5 लाख शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं बिकने के लिए, लेकिन सिर्फ 2.5 लाख की डिमांड है। तो सेलर्स जो हैं अपना शेयर जल्दी निकालने के लिए एक लोअर प्राइस कोट करेंगे, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है तो सेलर्स में कंपटीशन हो जाएगा एंड सेलर्स अपने शेयर्स कम से कम प्राइस में निकालने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज सेलिंग प्रेशर। जैसे अगर सेलर्स, जनरली तब होता है जब एक कोई गलत न्यूज आ जाए या गंदी न्यूज आ जाए, या जो सेलर्स हैं उनको एक्सपेक्टेड है कि शेयर बहुत नीचे जा सकता है, तो इससे बढ़िया है कि शेयर्स को जल्दी से जल्दी निकाल दो, वरना जो अमाउंट अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो लेमन लैंग्वेज में जैसे हम कहते हैं, अरे एकदम मिट्टी हो जाएगा, जितने में निकल जाए निकालो, कि यू विल गेट नथिंग, सो इट्स बेटर टू लिक्विडेट इट at the given price, at the market price. Okay, so now we are moving ahead to our next topic. तो गाइस एक और जो हमारा एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है, दैट इज वॉल्यूम। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि इस दिन पे वॉल्यूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या इस दिन पे वॉल्यूम हो तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या इंपॉर्टेंस होती है इस वॉल्यूम की? सी, वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश ऑथेंटिसिटी ऑफ अ कैंडल। किसी भी कैंडल की, किसी भी चार्ट की एक जो ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी एज इन की वो चीज जो हमें दिख रही है वो कितनी रिलायबल है, कितनी एक्यूरेट है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके मन में भी कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यार मतलब ट्रांजैक्शन कोई हुआ ही होगा ना, तभी तो हमें कोई प्राइस दिख रहा है। करेक्ट, बट there's a difference. Let me just show you with the help of an example. जैसे हमने रिलायंस का शेयर लिया, रिलायंस के शेयर की जो पहली ट्रांजैक्शन हुई वो 955.45 पे हुई। सो 955.45 इज आवर एलटीपी। इसके बाद एकदम से एक कोई बुरी खबर आ गई, या रिलायंस का कोई खराब रिजल्ट आ गया, जिसकी वजह से प्राइस एकदम क्रैश कर गए। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो बिड प्राइस है वो भी बहुत कम है एंड जो आस्क प्राइस है वो भी काफी कम है। एंड लेट अस प्रिज्यूम के शायद ये कोई ट्रांजैक्शन दूसरी हुई ही नहीं, तो हमें जो ये डे एंड पे दिखाएगा वो दिखाएगा कि शेयर 3.13% प्लस पे बंद हुआ। 3.13% प्लस में बंद हुआ तो हमें शायद दिखेगा कि शेयर का प्राइस बहुत चढ़ गया, बहुत अच्छा है एंड एक अच्छा रिस्पांस दिया है। बट द ट्रूथ इज कि जो मार्केट प्राइस है शेयर की वो ड्रास्टिकली डाउन है। तो क्योंकि इस शेयर पे वॉल्यूम नहीं थी,
तो हमें एक गलत फैक्ट पता चला, एक वैल्यू की हमने गलत इंटरप्रिटेशन ली। अगर शायद यहाँ एक ट्रांजैक्शन की जगह 1000 ट्रांजैक्शन होती तो डेफिनेटली वो मार्केट प्राइस पे ही होती, तो वी वुड हैव गॉट अ बेटर आइडिया या एक बहुत ही बेटर पिक्चर हमें मिलती। सो वी ऑलवेज से कि जिस दिन वॉल्यूम हाई होती है उस दिन जो शेयर है वो इस टाइप के मिस्टेक से या इस टाइप के एरर से फ्री रहता है। एंड जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर डे पे बुल्स एंड बेयर्स की लड़ाई हुई है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म समझे। अब हम अपने पहले टेक्निकल टूल की ओर जाएंगे, which is support and resistance. So see you in the next lecture. Thank you.